नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। BTV न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हां, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। झांसी के हत्यारों पर कार्यवाही नहीं होने से फूटा आक्रोश, न्यायिक जांच कर 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। आदिवासियों को उनके हक अधिकार दिलाने की आवाज बुलंद। रैली निकालकर 14 सूत्री मांगों का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पुलिस प्रशासन के विरोध में की जमकर नारेबाजी। कलेक्टर और SP ने की सामाजिक प्रतिनिधियों से चर्चा। वेतन नहीं मिलने से नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने जताया विरोध। दूसरी पाली में काम बंद कर वेतन देने की मांग। वेतन नहीं मिलने पर 16 अक्टूबर से आंदोलन की दी चेतावनी। नगर की सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है असर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सहकारी कर्मचारी। जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज। 23 समितियों को केंद्र नहीं बनाने से आक्रोशित हैं कर्मचारी। PDS की व्यवस्था पर पड़ेगा असर। और अब समाचार विस्तार से। नक्सली व पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में विगत 6 सितंबर को बाल समुद्र छत्तीसगढ़ निवासी झामसिंह धुर्वे की गोली लगने से हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। झामसिंह धुर्वे की हत्या के मामले की न्यायिक जांच कराने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने सहित आदिवासियों की अन्य मांगों को लेकर 15 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज संगठन के बैनर तले जिले भर के आदिवासियों ने जिला मुख्यालय में एकत्रित होकर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। रैली निकालकर अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गौरतलब है कि सर्व आदिवासी समाज संगठन के द्वारा 14 सूत्रीय मांगों को लेकर सबसे पहले उत्कृष्ट स्कूल मैदान से रैली निकाली गई। रैली अंबेडकर चौक से होते हुए कालीपुतली चौक, जय स्तंभ चौक से सिविल लाइंस होते हुए इंजीनियर विश्वेश्वरैया चौक होते हुए कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंची, लेकिन पुलिस द्वारा कलेक्टर कार्यालय से कुछ दूरी पर रैली को बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया गया। मांगों को लेकर आदिवासी संगठन के प्रतिनिधि मंडल को कलेक्टर से परिचर्चा करने जाने दिया गया। इस दौरान आदिवासी संगठन के नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल के चर्चा करने और उत्कृष्ट स्कूल मैदान में वापस लौट जाने को कहा, लेकिन रैली में शामिल आदिवासी वहीं बैठ गए और प्रतिनिधि मंडल के वापस आने और कलेक्टर को भी बुलाने की मांग को लेकर अड़े रहे। काफी समझाइश देने के बाद भी आंदोलनकारी अपनी बातों को लेकर अड़े रहे। बाइक में आकर के बोलते यहाँ करके अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं और आप
कि आप अपने जनता की, अपने गांव की ओर प्रस्थान करें, शांतिपूर्वक प्रस्थान करें, ताकि किसी प्रकार का कोई आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने मांगों के संबंध में बताया कि झामसिंह धुर्वे की हत्या मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और परिवार के 2 सदस्यों को शासकीय नौकरी दी जाए। आदिवासियों पर पूर्व में हुए फर्जी एनकाउंटर और कई आदिवासियों को नक्सलियों के नाम से आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जेल में डाल दिया गया है। इन प्रकरणों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कर दोषी न होने पर मुक्त किया जाए। मध्य प्रदेश में घोषित 5वें अनुसूचित क्षेत्र, जिसमें नियम विरुद्ध गौण खनिज लीज पर गैर आदिवासियों को दिया गया है, इसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में जहां बहुतायत में आदिवासी निवास कर रहे हैं, ऐसे वन क्षेत्रों में जल, जंगल और जमीन पर शासन द्वारा कांटेदार तार फेंसिंग कर ग्रामीण जनों को निस्तार और पशु चराने से रोक उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। आदिवासियों को उनका संवैधानिक हक अधिकार दिलाया जाने सहित अन्य मांगे की गईं। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम ने बताया कि मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल द्वारा कलेक्टर से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में मांग पूरी करने का समय दिया गया था, लेकिन 1 माह हो जाने के बाद भी मांगों पर अमल नहीं किया गया, जिससे पुनः जन आंदोलन करना पड़ रहा है। समाज जो है अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है और सड़कों पर उठा है। क्या कुछ मांगे आप लोगों की? मैंने ये जो आंदोलन है हमारा, जो पिछली बार 15 सितंबर को जो 9 बिंदु पे ज्ञापन दिया था, प्रदेश सरकार ने 9 बिंदु किसी प्रकार का हमें संतोषप्रद जवाब नहीं मिला, कोई कार्रवाई संतोषप्रद नहीं हुई है। इसलिए हमें दूसरी बार ये निवेदन करने के लिए ये जन आंदोलन करना पड़ा है। और हम चाह रहे थे कि जिस प्रकार से हमने मांग की है उसका सही कार्रवाइयाँ सरकार के द्वारा। आंदोलनकारियों का ये आरोप लग रहा है कि प्रतिनिधि मंडल हमारा जो मिल रहा है वो सही तरीके से बात को नहीं रख रहा है। इस वजह से प्रशासन जो है अभी भी उनकी मांगों पर मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या कुछ आप लोग प्रशासन के सामने जो हमारी बिंदु थी जी, उन बिंदुओं पे हम जवाब मांगने के लिए बैठे हुए हैं। वहाँ पे हम उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी कोई जवाब मिला है अंदर से प्रतिनिधि मंडल की ओर चल रही है, पर बीच में इनका हमारे साथियों का थोड़ा सा असंतोष नहीं है। वो लोग जिस प्रकार से हमारे ज्ञापन नहीं लिया गया है जी, जिस प्रकार से बाहर आके ज्ञापन नहीं लिया गया, उसके लिए तो वहीं इसीलिए मैं उनको मनाने के लिए बाहर आया हुआ था जी। फिर एक बार कलेक्टर साहब के पास जाकर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ हमारे लोगों के सामने एक बार चलिए। संभावना है कि कुछ मांगों पर बात बनेगी? जी, संभावना है, क्योंकि हमने इसके बाद में लास्ट जो चेतावनी दी है वो उग्र आंदोलन की है, उसमें पूरे प्रशासन की और सरकार की जवाबदेही रहेगी। अभी जो आपका करस्पॉन्डेंट गया है, आदिवासी नेता दिनेश धुर्वे ने कहा कि झामसिंह की हत्या की न्यायिक जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने सहित अन्य मांगों को लेकर आज आंदोलन किया गया है। आदिवासियों का मांगों को लेकर आक्रोश जताना जायज है। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से चर्चा करने गया है, चर्चा के बाद ही मांगों को लेकर क्या हुआ इसकी जानकारी दी जाएगी। मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद का उपाध्यक्ष दिनेश धुर्वे। आपने जो प्रश्न किया है वो जायज़ है, और हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है पूरी पब्लिक दूसरी बार मांग कर रही है झामसिंह के हत्यारों के या फर्जी नक्सली जो मुठभेड़ हुई है उसमें झामसिंह की मृत्यु हुई है, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरे 10 ब्लॉकों से पूरे आदिवासी समाज के लोग आए और इनकी मांग है कि झामसिंह को न्याय मिले। और अभी तक प्रशासन ने जो काम किया है या निर्देश हुए हैं उसके अनुसार अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पिछली बार भी हमने दिया था, ज्ञापन सौंपा था, इस बार भी हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं ज्ञापन सौंप के, अभी अंदर गए हुए हैं कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर साहब से बात हो रही है। और जो भी वस्तु स्थितियाँ हैं ये पब्लिक चाह रही है कि जो भी वस्तु स्थितियाँ हैं वो सामने हो। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य ने इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना और बताया कि बसपहरा में मृत झामसिंह धुर्वे की मृत्यु की दंडाधिकारी जांच के आदेश कर दिए गए हैं और अपर कलेक्टर बैहर शिव गोविंद मरकाम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस घटना की सीआईडी जांच भी कराई जा रही है। शासन के नियमों के अनुसार मृतक के परिवार को राशि प्रदान की जाएगी और इसकी प्रक्रिया प्रारंभ है। मृतक के एक पुत्र को पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी मृतक के एक पुत्र को नौकरी दी जा रही है। मृतक के पुत्रों को शीघ्र ही नियुक्ति आदेश भी प्राप्त हो जाएंगे। आदिवासी समाज द्वारा जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से सामने रखी गई हैं, उन्हें कार्यवाही के लिए शासन को भेजा जा रहा है। इस घटना की जांच रिपोर्ट में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी भी मौजूद थे। आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम, बैयर विधायक संजय उइके, प्रवक्ता ध्रुव किशोर मेरावी, आदिवासी समाज जिलाध्यक्ष कबीर धाम छत्तीसगढ़ प्रभाती मरकाम, गोंड समाज महासभा अध्यक्ष राधेलाल मर्सकुले, दिनेश धुर्वे, गोपाल सिंह कुसरे, हेमलाल धुर्वे, भरत मड़ावी, प्रीतम सिंह उइके सहित जिले के सभी 10 ब्लॉकों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष मौजूद रहे। सर्व आदिवासी समाज संगठन के पदाधिकारियों ने रैली व आंदोलन के पूर्व स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए अपनी मांगों व आंदोलन को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान संगठन के प्रवक्ता ध्रुव किशोर मेरावी ने कहा कि पूर्व में 15 सितंबर को अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन शासन द्वारा मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया, जिससे 15 अक्टूबर को सर्व आदिवासी समाज द्वारा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार व शोषण व अन्याय के खिलाफ प्रदेशव्यापी लोकतांत्रिक जन आंदोलन किया जा रहा है। 14 बिंदुओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि झामसिंह की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस द्वारा अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और शासन ने जांच के लिए सीआईडी का गठन किया है, लेकिन अभी तक सीआईडी जांच भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाया जाए, जब तक एसपी रहेगा निष्पक्ष जांच नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के प्रति गंभीर नहीं है। बैयर विधायक संजय उइके ने कहा कि 6 सितंबर को फर्जी नक्सली मुठभेड़ में एक आदिवासी झामसिंह की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर पूर्व में ज्ञापन सौंपकर 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 1 माह होने के बाद भी मांग पूरी नहीं की गई। सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि मामले की मजिस्ट्रेट जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि परिवार के 2 सदस्यों को नौकरी व 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए। मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में भी आंदोलन किया जाएगा व न्यायालय जाएंगे। सामान्य साथियों, जैसा कि आप सबको हमारे समाज के अध्यक्ष जिलाध्यक्ष महोदय ने आप सबको ब्रीफ किया होगा कि हम लोगों का 15 दिन पहले भी इसी बात को लेकर एक आंदोलन था। जो फर्जी नक्सली मूवमेंट में एक आदिवासी हमारा निरीह मारा गया, उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ ज्ञापन दिए थे और चूँकि 15 दिन होने जा रहे हैं, उस ज्ञापन पे अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हम लोगों ने आज फिर से सड़क पे उतर के पूरा सर्व आदिवासी समाज, पूरे समाज के नेतृत्व पे हम सब लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, समाज के झंडे के नीचे एक साथ एकत्रित होकर आज फिर उसी मांग को लेकर सड़क पे उतरे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक चाहे वो उग्र आंदोलन करना पड़े या किसी हद तक जाना पड़े, हम पूरा समाज इकट्ठे होकर इस आंदोलन को आगे ले जाएगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। थैंक यू। सर्व आदिवासी समाज कबीर धाम जिलाध्यक्ष प्रभाती मरकाम ने कहा कि झामसिंह की हत्या पुलिस ने छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर घुसकर की है, जो गलत है। इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने झामसिंह के परिवार के एक सदस्य को नौकरी व 5 लाख रुपये मुआवजा दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक परिवार के सदस्य को नौकरी नहीं दी, न ही मुआवजा दिया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मामले की जांच रिपोर्ट भी नहीं सौंपी गई है। क्या शासन प्रशासन मतलब आदिवासियों की समझ क्या रही, ये मेन मुद्दा है। इस बात को समझिए कि ऐसा मौका उन्हें आने नहीं देना था। जिस तरीके की घटना घटी है, सारा चीज़ उन्हें मालूम है कि जो घटना घटी है उसकी निष्पक्ष तक जांच हो जानी चाहिए थी। जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर जो है मजिस्ट्रियल जांच करा दी गई और उसकी पूरी जानकारी जो है दे दी गई। वहाँ की सरकार के द्वारा अभी तक लगभग 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। साथ ही उनके एक परिजन को जो है वन विभाग में शासकीय नौकरी दी जा रही है। लेकिन यहाँ जहाँ की घटना है, जहाँ गलती हुई, वहाँ की शासन क्या है? शासन प्रशासन स्पष्ट रूप से दोषी, इसलिए आज आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है। लगातार यदि आदिवासियों की मांग यदि पूरी नहीं होती
तो लगातार आंदोलन चलते रहेंगे और आक्रामक रूप से आंदोलन करना पड़ेगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। छत्तीसगढ़ में जांच के दौरान क्या बात सामने आई? छत्तीसगढ़ में जांच के दौरान ये बात साबित हुई है, क्योंकि जांच के समय जो है जो आई विटनेस था नेम से, वो स्वयं साथ में था, हम लोग सब साथ में थे और पूरे स्थल का निरीक्षण किया गया। और जहाँ पे घटना हुई है, घटना छत्तीसगढ़ के सीमा के अंदर घुस के गोली मारी गई है और यहाँ प्रशासन के लोग ये कह रहे हैं कि आज एसआईटी की टीम को, कलेक्टर को, एसपी को जाने के लिए अदर स्टेट में जो है परमिशन लेना पड़ेगा। पुलिस डायरेक्ट घुस के गोली मार सकती है, उसको कोई परमिशन नहीं है छत्तीसगढ़ में घुसने के लिए, लेकिन यहाँ प्रशासन में बैठे लोग जो है उनको परमिशन की बात कर रहे हैं। नगर पालिका के सफाई विभाग के झाड़ू लगाने वाले सफाई कर्मियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने से विरोध जताते हुए 15 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद नगर पालिका में वेतन की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। बता दें कि सफाई कर्मियों ने 14 अक्टूबर शाम तक वेतन का भुगतान नहीं होने पर दूसरे दिन सुबह नगर पालिका के गेट पर तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। गौरतलब है कि नगर पालिका के मस्टर रोल के कर्मचारियों को अगस्त और सितंबर माह का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में आवश्यक वस्तुओं के दामों में भी मनमानी वृद्धि हो गई है, जिससे गरीब मजदूरों को जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन का भुगतान नहीं होने से नगर पालिका के झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों ने आज सुबह काम करने के बाद दूसरी पाली में काम बंद कर शाम तक वेतन का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर नगर पालिका परिसर में ही बैठ गए। सफाई कर्मी रीता मोंगरे ने कहा कि 2 अगस्त को पेमेंट दिया गया था, उसके बाद अभी 2 माह का वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। वेतन के लिए बोलने पर अधिकारियों द्वारा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ये कहकर टाल मटोल किया जाता है। वेतन नहीं मिलने से परिवार के जीवन यापन में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 2 अगस्त को पेमेंट हुआ था, उसके बाद में पेमेंट ही नहीं हुआ है। आज हो रहा है, कल हो रहा है, आज हो रहा है। पूरे त्योहार चले गए, पूरे त्योहार चले गए, लेकिन पेमेंट का पता नहीं। सोचो एक पेमेंट में 6000 पेमेंट है हमारा। 6000 में हम 3 महीने तक का कैसे खाएंगे? लॉकडाउन का अलग चल रहा है, इतना चीज़ महंगा है, सब्जी भाजी राशन पूरा महंगा है। अगर हम सुबह से काम करेंगे और हमारे खाना ही नहीं मिलेगा तो हम ताकत कहाँ से लाएंगे? हम अच्छी चीज़ें कहाँ से खाएंगे? कोरोना से लड़ाई कैसे लड़ेंगे? वहीं सफाई कर्मी कविता बाई ने कहा कि नगर पालिका द्वारा 2 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे जीवन यापन करने में दिक्कत हो रही है। नगर पालिका द्वारा मनमाने कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई है और समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। दुकानदार भी इस समय उधार सामान नहीं दे रहे हैं और न ही कोई कर्ज दे रहा है, जिससे परिवार को पालने में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे तक वेतन नहीं मिला तो 16 अक्टूबर की सुबह नगर पालिका में गेट बंद कर किसी भी कर्मचारी को काम करने नहीं दिया जाएगा। पेमेंट नहीं आ रही है, आज तीसरा महीना हो गया, तीसरा महीना चालू हो गया, पेमेंट नहीं मिल रही है हम लोगों को। मैडम के पास बात करने के लिए जाओ तो वो बोल रही है कि मेरे से कोई बात नहीं करना, चाहे 3 महीने हो जाए, चाहे 4 महीने हो जाए, मेरे पास कोई बात करने नहीं आएगा। बात करना तो तरीके से बात करना, तो इनसे तरीके से बात करेंगे हम। ये हमको तरीका सिखाएंगे, 4 दिन किया ये हमको तरीका सिखाएंगे। 4 दिन हमको तो जिंदगी भर काम करना। अभी बोलेंगे कि चलो हमको तुम्हारे घर में झाड़ू पोछे का काम दे दो, 2 पैसा मिल जाएगा तो खाएंगे करके, तो कोई काम नहीं देगा। हमारा तो यही काम है। इतने सारे जनता भर के रख लिया काम के लिए, जितने की तुम्हारी तनख्वाह नहीं है औकात देने की, उतने की तो कर्मचारी भरे हुए हैं काम के लिए। निकालो ना उनको जो फालतू लगे हुए। हमारा तो नगर पालिका, हमको तो जिंदगी यहीं मरना और यहीं गड़ना काम करते करते, पूरे बाल बच्चे सब यहीं पे। अच्छा ये बताइए, अगर अभी भी तनख्वाह आप लोगों की बैठने के बाद भी अगर नहीं डालते इन लोग तो क्या अगला क्या होगा? नहीं, अगर पर आएंगे आप लोग नहीं आएंगे? अगर अभी 5 बजे तक के बोली है मैडम ने, 5 बजे तक के देखेंगे। 5 बजे से 4 बजे तक बोले, 4 बजे तक बोले क्या? 4 बजे तक के देखेंगे। 4 बजे अगर पेमेंट नहीं गई, किसी के मोबाइल में मैसेज नहीं आया, तो कल सुबह हम गेट में ताला लगा देंगे, ना काम करेंगे और ना करने देंगे किसी को। जिला खाद्य अधिकारी एचएस चौधरी द्वारा समितियों को लेकर दिए गए भ्रष्टाचार के बयान पर कार्यवाही नहीं होने और 23 सहकारी समितियों को केंद्र नहीं बनाए जाने से नाराज मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी संघ ने 16 अक्टूबर से काम बंद अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जिले की सभी 126 सहकारी समितियों के कर्मचारी 16 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रांगण में धरना देंगे।
सहकारी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि विगत दिनों सहकारी कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर निराकरण की मांग की गई थी, जिसमें संघ के माध्यम से जिला खाद्य अधिकारी श्री चौधरी द्वारा 23 केंद्रों को भ्रष्टाचारी बताया गया था, जिसका विरोध करते हुए अधिकारी पर कार्यवाही की मांग और 23 केंद्रों को धान उपार्जन के लिए खुलवाने की मांग की गई थी। लेकिन प्रशासन ने इन दोनों ही मांगों का कोई संतोषजनक निराकरण नहीं किया है, जिससे सहकारी कर्मचारियों में आक्रोश है। प्रशासन द्वारा संघ की मांगों को नहीं मानने के कारण आगामी समय में आंदोलन को लेकर 15 अक्टूबर को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रांगण में आयोजित संघ की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जब तक सहकारी कर्मचारी संघ की मांगे जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही और 23 समितियों को धान उपार्जन केंद्र नहीं बनाया जाता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सहकारी कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि धान उपार्जन केंद्र में कृषकों के पंजीयन की अवधि आज समाप्त हो गई है और 23 केंद्रों की स्थापना अब तक नहीं हो सकी है, जिसके तहत आने वाले समय में कृषक अपनी उपज को कहां बेचेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। दूसरी ओर बैंक द्वारा ऋण प्रविष्टि के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार किसान की पंजीयन के बाद ही ऋण प्रविष्टि होती है। जब केंद्र की स्थापना ही नहीं हो सकी है, ऐसे में प्रविष्टि का काम कैसे होगा, जिस पर असमंजस है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी कर्मचारी संघ बालाघाट इकाई ने 16 अक्टूबर से समितियों को काम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है, जिससे सहकारी समितियों के माध्यम से वितरित होने वाले पीडीएस पर असर पड़ेगा और आम गरीबों को सोसाइटियों के माध्यम से मिलने वाला राशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिल सकेंगी। जिले में तेजी से नशीली दवाइयों के सेवन के चलते अपराध बढ़ती जा रहे हैं। यहां सस्ती व आसानी से नशीली दवाइयां मिलने के चलते युवा वर्ग सेवन कर नशे की हालत में आपराधिक घटना को अंजाम दे रहा है। इसे रोकने के लिए कोतवाली पुलिस भी लगातार कार्यवाही कर रही है। बता दें कि कोतवाली पुलिस ने 6 अक्टूबर को किराना दुकान से 300 नशीली गोली जब्त करने के बाद मंगलवार को करीब 10 पेटी नशीली दवा पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने सरस्वती नगर निवासी संजीव सूर्यवंशी 38 वर्ष के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला कायम किया था। इस मामले में पुलिस द्वारा जबलपुर से एक आरोपी को और पकड़े जाने की जानकारी प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि सरस्वती नगर निवासी एक युवक नशीली दवा को लेकर बाहर जा रहा है। सूचना पर सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव और टीआई मनशाराम रोमड़े ने टीम के साथ मौके पर दबिश देकर युवक संजीव के कब्जे से करीब 10 पेटी नशीली दवा जब्त करने की कार्यवाही की है। जानकारी के अनुसार युवक एमआर का कार्य करता है और वह दवा को बाहर ले जा रहा था। इस दौरान वह बर्फ फैक्ट्री के आगे टीवीएस एजेंसी के समीप उसे पकड़ा गया था। पुलिस द्वारा इस मामले में युवक से पूछताछ करने पर उसके बताए अनुसार जबलपुर से एक व्यक्ति को कोतवाली पुलिस ने पकड़कर लाया है। पुलिस द्वारा इस मामले की कल खुलासा करने की संभावना है। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर स्थानीय अंबेडकर चौक एवं कालीपुतली चौक में हाथ धुलाई कार्यक्रम एवं कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र बालाघाट की जिला युवा समन्वयक रश्मि शबनम गुप्ता, नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के लेखाकार सीआर जंघेला और नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के समस्त एनवाईवी स्वयंसेवक युवा मंडल, महिला मंडल के पदाधिकारीगण, यूनिक स्कूल के छात्र छात्राएं और पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों के द्वारा स्वच्छता के नारे लगाते हुए रैली भी निकाली गई। विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर राहगीरों को रोककर उनसे हाथ धुलवाया गया और उन्हें हाथ धुलाई के महत्व के बारे में बताया गया। इसके अलावा हाथ धोने के उपरांत उन सभी को कोरोना संक्रमण रोकने के लिए मास्क वितरण किया गया। इस दौरान पूरे नगर में एक अलग ही वातावरण दिखाई दिया। लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता और हाथ धुलाई का क्या महत्व है, इसके बारे में जानने की जिज्ञासा देखने को मिली। इसके बाद नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के द्वारा सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त कर स्वच्छता और कोविड-19 शपथ ग्रहण करने के उपरांत समापन किया गया। कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए जिला युवा समन्वयक रश्मि शबनम गुप्ता ने बताया कि विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए नेहरू युवा केंद्र के द्वारा कैंपेन कर हाथ धुलाई के महत्व से नागरिकों को अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए जहां मास्क आवश्यक है, तो वहीं हाथ धोना भी जरूरी है। महत्व ये है कि आज विश्व हाथ धुलाई दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में हम नगरवासियों को, आसपास के लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि क्लीनलीनेस और हाइजीनिस किस पर्पज से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से इस कोविड-19 के इस महामारी के
ड्यूरेशन में हम किस तरीके से सफाई का बिल्कुल ध्यान में रखते हुए किस तरीके से हम हाइजीन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके उपलक्ष्य में हमने कई लोगों को मास्क वितरण करके इनको प्रोटेक्शन के लिए भी हमने प्रेरित किया है कि ये इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हैंड वॉश के साथ स्टेप्स हमने बताए हैं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के लेखाकार CR जंघेला ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश भर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम को स्वच्छता और श्रमदान कार्यक्रम के नाम से जाना जाएगा। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर नागरिकों को हाथों की सफाई क्यों जरूरी है, इस पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस कार्यक्रम को विशेष रूप से स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम के नाम से जाना जा रहा है। स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम के तहत आज विश्व हाथ धुलाई दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को, आमजन को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता का क्या महत्व होता है। खाने से पहले और शौच के बाद में किस तरह से मतलब हाथ धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि अधिकांश बीमारियां अस्वच्छता के वातावरण में रहने से होती है और हमारा जीवन अनायास ही काल कल्पित हो जाता है। 14 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 37 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 14 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1629 कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1317 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 294 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 10 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडेय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 28 मरीजों में लांजी तहसील के ग्राम कारंजा का 1 मरीज, लांजी के 4 मरीज, खोलमारा का 1 मरीज, सावरी कला का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 13 बूढ़ी का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 14 बूढ़ी का 1 मरीज, बालाघाट तहसील के ग्राम खुटिया के 2 मरीज, मोहगांव का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम कोपे का 1 मरीज, लालबर्रा का 1 मरीज, परसवाड़ा तहसील के ग्राम भीकेवाड़ा का 1 मरीज, भीड़ी का 1 मरीज, परसवाड़ा का 1 मरीज, बिरसा तहसील के ग्राम शाखा का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 7 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 1 के 3 मरीज, वार्ड नंबर 5 का 1 मरीज, ग्राम बकेरा का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम मुंडेसरा के 3 मरीज, किरनापुर का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई, बालाघाट, बैहर और लांजी में 575 बेड और ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 15 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 100 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई, बैहर और लांजी में कुल 475 बेड और कोविड अस्पताल बूढ़ी में 105 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 194 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 737 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा भी दिया गया है। नगर के नूतन कला निकेतन में अवध हाथकरघा हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग समिति लखनऊ के द्वारा कॉटन फेस्टिवल एक्सपो का 9 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजन किया जाता है, जिसमें नगरवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि आयोजित किए जा रहे इस कॉटन फेस्टिवल एक्सपो में पुरुषों, महिलाओं, युवक युवतियों सहित बच्चों के लिए लखनऊ चिकन वर्क कुर्ती, लखनवी प्योर में प्लाजो पैंट, बनारसी साड़ी, सूट पीस, हैदराबाद की ज्वेलरी, मेरठ का खादी कुर्ता पैजामा, मिर्जापुर की डोरमेट, सहारनपुर वुडन आइटम, कलकत्ता के जूट बैग, जयपुर की बैंगल सहित अन्य वैरायटियां उपलब्ध हैं, जिसको लेकर नगर की जनता का भी अच्छा प्रतिसाद कॉटन फेस्टिवल एक्सपो के संचालक को मिल रहा है। इस दौरान कॉटन फेस्टिवल एक्सपो का जायजा लेने पहुंची डॉक्टर प्रियांशु शुक्ला ने बताया कि काफ़ी अच्छी सेल है। मार्केट से कुछ अलग तरह की कपड़ों की वैरायटी यहां देखने को मिली है, जो कम दामों में भी उपलब्ध है। बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छी वैरायटीज़ हैं, काफ़ी डिफरेंट कलर्स हैं, बहुत अच्छा है। कॉस्ट वगैरह, रेट वेट और कॉस्ट भी काफ़ी क्या कहना चाहेंगे, या कुछ अलग चीज़ें भी मार्केट से है यहाँ पर? काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं जो नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है, सब रीज़नेबल है।
इस दौरान कॉटन फेस्टिवल एक्सपो के संचालक ने बताया कि लखनऊ चिकन वर्क कुर्ती, लखनवी प्योर में प्लाजो पैंट, बनारसी साड़ी, सूट पीस, हैदराबाद की ज्वेलरी, मेरठ का खादी कुर्ता पैजामा, मिर्जापुर की डोरमेट सहित अन्य उत्पाद मौजूद हैं। इस दौरान कोविड संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनकर नागरिकों को प्रवेश दिया जा रहा है। वारासिवनी पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार वारंटी का नाम दिलीप उर्फ दीपक शेंडे, निवासी ग्राम डोंगरमाली, थाना क्षेत्र रामपाली है। मामले के संबंध में वारासिवनी थाना प्रभारी नीरज कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी दिलीप शेंडे के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में थाना वारासिवनी में धारा 354, 323, 506 BIPC के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी दिलीप शेंडे पिछले 10 वर्षों से फरार था। न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप शेंडे के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया था, जिसकी पुलिस द्वारा लगातार तलाश भी की जा रही थी। इसी बीच गत रात्रि में पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी दिलीप शेंडे अपने डोंगरमाली स्थित घर में आया हुआ है। वारासिवनी में पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और बुधवार 14 अक्टूबर की सुबह दबिश देकर आरोपी दिलीप शेंडे को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे पुलिस द्वारा बुधवार की दोपहर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा उसे जेल भेज दिया गया है। मिली थी मुखबिर से कि करीब 10 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी दिलीप शेंडे, जो ग्राम डोंगरगांव निवास का रहने वाला था, इसको सूचना पे न्यायालय पेश किया जा रहा है। तो कितने वर्षों से फरार? करीब 10 वर्ष से फरार था। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। झांसे के हत्यारों पर कार्यवाही नहीं होने से फूटा आक्रोश। न्यायिक जांच कर 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। आदिवासियों को उनके हक अधिकार दिलाने की आवाज बुलंद। रैली निकालकर 14 सूत्री मांगों का कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पुलिस प्रशासन के विरोध में की जमकर नारेबाजी। कलेक्टर और एसपी ने की सामाजिक प्रतिनिधियों से चर्चा। वेतन नहीं मिलने से नगरपालिका के सफाई कर्मियों ने जताया विरोध। दूसरी पाली में काम बंद कर वेतन देने की मांग। वेतन नहीं मिलने पर 16 अक्टूबर से आंदोलन की दी चेतावनी। नगर की सफाई व्यवस्था पर पड़ सकता है असर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सहकारी कर्मचारी। जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज। 23 समितियों को केंद्र नहीं बनाने से आक्रोशित हैं कर्मचारी। पीडीएस की व्यवस्था पर पड़ेगा असर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।